संडे के दिन जब हम पहले टाइम पढ़ते थे 90 के दशक में, तो हमें याद रहता था कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, टीवी सीरियल्स। उसी तरह से कॉमिक्स भी हमारे ज़हन में बसा हुआ है। ये कॉमिक्स मैं 2 उद्देश्य से डाल रहा हूँ। पहला तो इसकी लाजवाब स्टोरी और शानदार आर्टवर्क। युगांधर की कॉमिक्स का एक चीज़ मुझे बेहद पसंद आता है, वो है इसकी स्टोरी। गजब की शानदार स्टोरी, थ्रिल, सस्पेंस के साथ ट्विस्टिंग स्टोरी, जिसमें आप दिमाग लगाते रहोगे और सोचते रहोगे कि क्या चीज़ है। ममता मांगे खून, ये देखिए इसका आर्टवर्क है, सिंहासन बैठा हुआ। इसकी स्टोरी बेहतरीन होती थी। और ये जब हम कॉमिक्स पढ़ते थे तो इसका ज़्यादा हमें वेट रहता था, इंतज़ार ज़्यादा रहता था। आगामी सेट की कॉमिक्स कांगा, कौआ, मेरा नाम जोकर, बम, उसके बाद से छत्तीसगढ़ का मायाजाल। इसमें अधिकतर कॉमिक्स जो है मैंने अपने प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखी है, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। टीकाराम सिकवी जी का ये लिखा गया है, संदीप गुप्ता, कदम स्टूडियो। गजब का आर्टवर्क है इसका। ये फर्स्ट सीन्स में प्राकृतिक दृश्य और नारी की कलाकृति की बात होती है। और ये एक प्रतियोगिता भी होता है। एक प्रतिवर्ष की भांति रूपनगर में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पृथ्वी के विभिन्न राज्यों से आई अनिद्य रूपसियों में से कोई एक चुनी जानी थी, विश्व सुंदरी। दानव खेरू आटा, हा 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 हा। इससे पहले कि विश्व सुंदरी का चयन हो पाता, प्रतियोगिता स्थल में मानो तूफान प्रविष्ट हुआ था और साथ ही साथ वो मौत फैलाता है। वहाँ पर सभी लोग वहाँ पे चीख पुकार मच जाती है और भयानक ठहाकों से गूंजने लगता है वातावरण। राजकुमारी कंचन, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। खेरू, इसका नाम रहता है खेरू। शक्ति का मदमचूर, देवताओं से अपनी बराबरी करने वाले मूर्ख दानव, पहले उनके बनाए इस मामूली इंसान का मुकाबला करके तो देख। घन की गरजती आवाज़ के साथ हवा में सरसराए 2 भाले और आगे बढ़ते खेरू के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। सामने खड़ा था युगांधर। फिर उसे छोड़ देता है और फिर वह युगांधर पर आ टूटता है। तुम एकदम ठीक समय पे आए हो युगांधर, अब जल्दी से मुझे हराकर राजकुमारी कंचन को बचा लो, अन्यथा पूरा खेल खराब हो जाएगा। युगांधर के जवाब भी उतना ही विस्फोटक था। मैं वो नहीं हूँ खेरू जो तुम समझ रहे हो। तुम्हारे नकली युगांधर की लाश तो इस समय जंगल में चील कौए नोच रहे होंगे। इस रहस्य का उद्घाटन पर चौंक उठा खेरू। इसका मतलब तुम असली युगांधर हो? न मैं असली युगांधर हूँ, न तुम्हारे द्वारा भेजा गया नकली युगांधर। मैं कौन हूँ यह राज जाने से पहले तुम इस दुनिया से विदा हो जाओगे। कटकर दूर जा गिरी खेरू की गर्दन। भेरू खेरू 2 नाम के 2 राक्षस होते हैं। इधर राजकुमारी कंचन जो है युगांधर पर मोहित हो जाती है और ये इधर रहा। कुछ देर पूर्व का दृश्य उसकी सोचों में हलचल मचाया हुआ था। उस समय खूंखार दानव साक्षात प्रलय बनकर युगांतपुरी में प्रकट हुआ था, सिंहासन पर अपने बैठ करके और भयानक खेल खेलता हुआ और युगांधर को चुनौती देता हुआ। इधर युगांधर छलांग बैठता है और युद्ध का पहला नियम है शत्रु को कभी कमज़ोर न समझो। और इसमें ये कुछ शानदार चित्रांकन जो फ्रंट कवर पे दिए हुए हैं, क्योंकि जो शत्रु को कमज़ोर समझता है वो अपनी जीत के प्रति निश्चित हो जाता है। क्योंकि जो शत्रु को कमज़ोर समझता है वो अपनी जीत के प्रति निश्चित हो जाता है और उसके बारों में वह तेज़ी नहीं रहती जो होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप उसका शत्रु उस पर हावी हो जाता है। क्रोध से सुलग उठी खूंखार की आंखें, म्यान से तलवार खींचकर मरखने बैल की भांति वह युगांधर पर झपटा। कौन किसकी मौत बनता है इसका फैसला भी हो जाएगा युगांधर, जब तेरी गर्दन धरती पर लुढ़कती फिर रही होगी। युगांधर बचता है उससे। हवा में उछलकर क्रोध को अमोघ से अपने नुकीले सिर से बेट डाला था।
खूंखार का विनाश करने के बाद अब युगांधर के मस्तिष्क में चल पड़ी थी विचारों की आंधी। कौन था यह दुष्ट दानव, किसने इसे भेजा था और क्यों? कदम स्टूडियो का ये बेहतरीन राज कॉमिक्स, ये सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज, चाचा चौधरी की भी कॉमिक्स मैंने बनाई है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। युगांधर के प्रश्नों का जवाब दानव खेरू के पिता दानवराज भयानक के पास था। यह सब कैसे हो गया सेनापति दुर्दांत? युगांधर रूपनगर कैसे पहुंच गया? आपने तो दावा किया था कि जब तक हमारे द्वारा भेजा गया नकली युगांधर रूपनगर पहुंचकर खेरू से नकली युद्ध लड़कर उसे पराजित कर भागने के बाद राजकुमारी कंचन के साथ कांचानगर की ओर रवाना नहीं हो जाएगा, तब तक असली खूंखार युगांधर को उलझाए रखेगा। हमने युगांधर की शक्ति और रण कौशल को शायद कम आंका था महाराज। वह हमारी उम्मीद से कहीं पहले खूंखार का नाश कर रूपनगर पहुंच गया, और तब नकली युगांधर के भेष में हमारा दूत न केवल राजा कांचा चीना को बल्कि उन सभी ब्राह्मणों को मारकर दानव जाति पर मंडराता संकट सदैव के लिए टाल देता। किंतु अब हमारे जीवन का प्रथम लक्ष्य युगांधर की मौत है। खेरू की मौत का हम ऐसा बदला लेंगे कि ज़मीन आसमान कांप उठेगी। इधर युगांधर राजकुमारी कंचन के साथ उसके देश कांचानगर में पहुंच चुका था और सारी घटना बयान राजकुमारी कंचन ने कर दी। इसके सुनकर राजा कांचा चीना के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। राजा कांचा चीना के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई और ये किसी गुप्त यज्ञ के बारे में बात करते रहते हैं जो मानव जाति को उनके अत्याचारों से मुक्ति मिल सके, ऐसा कोई घटनाक्रम होता है। गुप्त यज्ञ के लिए हमने यही घाटी चुनी है। घाटी में उतरने लगे वह यज्ञ स्थल पे। आप देख सकते हैं इस कॉमिक्स में लिफ्ट बना हुआ है चित्र में। यज्ञ स्थल पर पहुंचने के लिए हमें कोहनियों के बल चढ़कर इस सुरंग में 100 फुट अंदर जाना होगा। सचमुच अति गोपनीय जगह चुनी है आपने। सुरंग से निकलकर वह चट्टानों को काटकर बनाए गए एक चौकोर कक्ष में आ गया। यहाँ से यज्ञ स्थल तक पहुँचने के लिए हमें 2 कक्षों से ही गुजरना होगा। यह पहला कक्ष जो इस समय हर समय इतना धधकता रहता है कि लोहा तक पिघल जाए। उफ, ऐसा है तो हम इससे पार कैसे करेंगे? इस यंत्र के सहारे। इस यंत्र, इस सुरक्षा तंत्र की काट है। इसकी एक कल दबाते ही आग की लपटें शांत पड़ जाएंगी। कल दबाते ही चमत्कारी ढंग से आग की लपटें शांत हो गई। वाकई आपका इंतजाम हैरत अंगेज है राजा कांचा चीना। आइए दूसरे कक्ष की ओर प्रस्थान कीजिए। दूसरे कक्ष का द्वार खुलते ही युगांधर के शरीर में शीतलहर दौड़ गई। उफ, इस कक्ष में तो बहुत ठंड है। हाय युगांधर, यहाँ का तापमान इतना कम है, जो भी इस कक्ष में जबरन प्रवेश करेगा केवल 5 क्षण में मारा जाएगा। लेकिन हमें इस कक्ष को पार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख सकते हो मित्रों आप लोग, ज़बरदस्त टेक्निक के साथ ये स्टोरी भी लिखी गई है। मौत के दोनों कमरे पार कर कर वह यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। आइए महाराज, आप एकदम उपयुक्त समय पर पहुँचे हैं। हमारा यहाँ यज्ञ पूरा हो गया। दानवों का काल दिव्य शस्त्र कोहराम अग्नि की गोद से उत्पन्न होने वाला है। चंद क्षण उपरांत भीषण गड़गड़ाहट के साथ आंखों को चकाचौंध करता दानव का काल यानी कोहराम अग्नि के मध्य प्रकट हुआ। शस्त्र को युगांधर के हाथों में दे दिया कांचा चीना ने। लो युगांधर, इस दिव्य शस्त्र कोहराम से दानवों का समूल नाश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर इस दिव्य शस्त्र का प्रयोग दानवों के बजाय मानव जाति पर किया जाए तो तब तो प्रलय हो जाएगी। पर यह तुम्हारे रहते दानव के हाथ में पड़ेगी क्यों? कोहराम ने तान दिया और युगांधर पड़ेगा नहीं, पड़ चुका है। अगले पल वहाँ रक्त के फव्वारे छूट पड़े। ये देखो, तुम्हारे तीनों ऋषि इसी दिव्य शस्त्र के द्वारा इस दुनिया को अलविदा कह चले और अब तुम्हारी बारी है। धीरे धीरे युगांधर का स्वरूप परिवर्तित हो रहा था। हा हा हा, बेवकूफ़ राजा दानव का अंत करने चला था। अब सारी धरती पर दानवों का राज होगा, पर उससे पहले मैं दानव नगरी पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करके रहूँगा। मैं यानी खेरू का सौतेला भाई भेरू। पंपापुर में अचानक भगदड़ मचती है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल जाती है। वह जलजला दुर्दांत
दुर्दांत के सामने आज शैल, वरना तेरे राज्य में खून की नदियां बहा दूंगा। उस बच्चे को कुचलने ही जा रहा होता वो घोड़ा, तभी एक शस्त्र सरसराता है और दोनों पैर उसके कट जाते हैं। ध्रुव, शैल सामने आ जाती है और ये शैल को देख करके लड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे कैद करने के लिए आता है। ऐसी शानदार सीक्वेंस दिखती थी आक्रोश की कॉमिक्स में। कैद में छटपटाती राजकुमारी शैल को अपने कब्जे में ले लेता है दुर्दांत। इधर दिव्यास्त्र कोहराम के जरिए भेरू सबको मौत बांटने लगता है। हर गर्दन यूं कटी मानो छुरी से मक्खन, और सभी द्वार को टूट करके वो औरत खुशी के पागल हो जाती है। वो उसका बेटा रहता है, बेटा भेरू माँ। तो ये दानव अपनी माँ को आज़ाद करने के लिए आता है। पिताश्री ने आपकी इच्छा के विरुद्ध दूसरी शादी की और आपने विरोध करने पर अपने आप को कैद में डाल दिया। मुझे देश निकाला दे दिया, मेरी जगह अपनी सौतन के पुत्र खेरू को युवराज घोषित। तब मैं कमज़ोर था, कुछ नहीं कर सकता था, पर अब मेरे पास ताकत है। मैंने अपने सौतेले भाई खेरू की हत्या कर दी है। मेरे हाथ में था वह यह दिव्य शस्त्र कोहराम दिख रही है ना माँ, अब यही शस्त्र मुझे सारे संसार का राजा बना देगा। तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसकी गाल पर पड़ी। मैं इतने सालों से इस कैद खाने में पड़ी हूँ, पर मैंने आज तक तेरे पिता को दोषी नहीं माना, और तू जरा सी शक्ति पाकर अपने पिता को ललकारने चला है। तभी वह दानवी शेरनी सी बिफर उठी। मुझे यह दिव्य शस्त्र लो, मार काट डालो मेरी गर्दन, क्योंकि मैंने अपने पिता के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है। फोड़ दो मेरी आंखें, जो अपनी माँ को एक कैदी के रूप में देख रही है। और वहाँ पे वो महिला समझाती है कि तुम अपने पिता को दुश्मन ना समझो। तो फिर मैं क्या करूँ माँ? अपने पिता को अपनी बहादुरी से खुश करो बेटा, ताकि उन्हें सीख मिले कि चाहे बाप बेटे को ठुकरा दे पर बेटा आखिर भी बाप का सहारा होता है। और माँ, तुम मेरे लिए कैद खाने के दरवाजे अब खुले पड़े, अब जी चाहेगा तब आऊँगा तेरे पास। ठीक है माँ, तेरे यह भागा पुत्र तेरे कहे पर अमल करने की कोशिश करेगा। मायूस भरे मन ले भारी कदमों से लौट पड़ा भेरू। सुबह की पहली किरण के साथ दानव नगरी में पहुंचा था एक तूफान यानी युगांधर। दानवराज भयानक, मैं आ गया हूँ, जवाब दो, तुमने शैल को क्यों बंदी बनाया है? हमारी शैल से कोई शत्रुता नहीं है युगांधर, हमारी दुश्मनी तुमसे है। यदि अपनी मौत को भयानक और कष्टप्रद नहीं बनाना चाहते हो तो हमें वह गुप्त स्थान बता दो जहाँ राजा काचाचीना दानव के विनाश के लिए एक यज्ञ करवा रहा है। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है दानवराज भयानक। मैं न तो किसी ऐसे यज्ञ के विषय में जानता हूँ, न ही यह कि वह यज्ञ कहाँ हो रहा है। दानवराज भयानक ने तेवर बदल दिए अपने। जानता हूँ युगांधर कि तू सीधी उंगली से निकलने वाला घी नहीं है, और यहाँ पर युगांधर के साथ कई लोग फाइट करने के लिए आ जाते हैं, जिसमें से एक दो लोगों को तो युगांधर गाजर मूली की तरह से काट देता है और रक्त ही रक्त फैला देता है, जंजीर खींच लेता है भयानक। तभी युगांधर दलदल में समा जाता है। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। युगांधर ठोकर दे मारता है और अमोघ रथ को वे सभी भयानक चीता बना देते हैं। मैंने कहा था ना भयानक मैं कुछ नहीं जानता, और जानता भी तो बताता नहीं। ठीक है युगांधर, अगर तू अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देखना चाहता तो शौक से देख। इसी पल हैरानी से फट पड़ी दानवराज भयानक की आंखें। अरे, जल्दी मशाल को थाम लिया था एक हाथ में। यह था दानवराज भयानक के दूसरे पुत्र भेरू का। पिताश्री, आपको अनमोल चीज़ों की कद्र करना कब आएगा? भेरू तू? हाँ मैं, और जिस राज को जानने के लिए आप तड़प रहे हैं वह राज न सिर्फ मैं जानता हूँ बल्कि हम दानों के ऊपर जो तलवार मौत बनकर लटकती थी उसे मैं युगांधर का रूप धरकर अपने साथ ले आया हूँ। भयानक के माथे पर बल पड़ गए थे। यानी खेरू की हत्या तूने की थी? हाँ पिताश्री, वह पाप मैंने जरूर किया है, पर इसलिए
क्योंकि उसके रहते आप मुझे युवराज बनने के अधिकार से वंचित रख रहे थे और उसके कहने पर मेरी माँ के नसीब में कैद लिख दी थी आपने। मौका अच्छा देखकर बीच में युगांधर ने अपनी चाल चली। दानवराज भयानक, तुम्हारा पुत्र झूठ बोल रहा है और राजगद्दी के लालच में यह खीरू की हत्या कर चुका है और अब अपनी जान बचाने के लिए कोई टूटी फूटी तलवार उठा लाया है और उसे दिव्य शस्त्र कोहराम का नाम दे दिया है ताकि तुम्हारा क्रोध ठंडा पड़ जाए और तुम इसे माफ़ कर दो। और यहाँ पर भेरू युगांधर पर चिल्लाता है और क्रोध इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और वह उसके रथ पर चढ़ जाता है। तो युगांधर के रथ की ये खासियत रहती है कि जो उस इधर परमाणु, भेड़िया, तिरंगा, एंथोनी, शक्ति, नागराज, डोगा, उस रथ की खासियत रहती है कि उसका दिमाग पलट देता है जो भी उस पर सवार होता है और वो अमोघ रथ पर सवार होकर के युगांधर को आज़ाद कराने की सोचता है और आज़ाद भी करा देता है। दानवराज भयानक ने अपना माथा पीट लिया। उफ, इस पागल पुत्र को अपने हाथों कत्ल करने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ेगा और उसे भी आदेश दे देता है ख़त्म करने का। और युगांधर और भेरू के शस्त्र प्रलय वहाँ पे ढाने लगते हैं। कटकर लाशों पर लाशें गिरने लगती है। अब उनके पास एक ही चाल रहती है कि वो शैल को ढाल बनाकर या मारने के लिए सोचने लगते हैं। रुक जाओ युगांधर, स्वयं को हमारे हवाले कर दो वरना राजकुमारी शैल की गर्दन रेट दूंगा। रुक जाओ भेरू, ये तुम्हारी होने वाली भावी शैल है हो। और कोहराम शस्त्र छीन लेता है उनके हाथों से भेरू और तभी कोहराम उस पर चला देता है जिसे बचाने के लिए उसकी माँ आ जाती है, बूढ़ी दानवी खच। चीख निकल गई भेरू की। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये डायलॉग कन्वर्सेशन, जरा गौर फरमाइएगा। माँ, मैंने कहा था ना पुत्र कि जब मुझे आने की आवश्यकता होगी मैं तभी आऊँगा, परंतु अब तुझे मेरी तरफ से इजाज़त है कि कर डाल उस बाप का खून जो अपने ही खून का खून करने पर तुला है। आंखों में मौत का तूफान लिए बढ़ पड़ा वह जल जला। दानवराज भयानक, तुझे मेरा पिता होने का कोई अधिकार नहीं है। भय का सागर उमड़ पड़ा दानवराज भयानक के चेहरे पर। खबरदार युगांधर, संभाल इसे, अगर इसने मुझे मार दिया तो तेरी शैल का क्या होगा। देवराज का रुख पिता के हाथ में थमी तलवार की तरफ कर दिया। दानवराज भयानक, अभी तेरे जैसे जालिम के पंजे में इतनी शक्ति नहीं है कि पवित्र दिव्यास्त्र के आगे ठहर सके। और कोहराम से उसी का वध हो जाता है, भयानक के चेहरे, भयानक नामक दैत्य का, और राज तिलक कर देता है युगांधर उसका। यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, आप देखिएगा और बताइएगा भी। युगांधर के कॉमिक्स की स्पेशलिटी होती है, इसमें जो विलेंस होते हैं वो बड़ी स्पेशली डिजाइन किए रहते हैं और उनकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट बड़ी बेहतरीन होती है। और 15 से 20 इनकी कॉमिक्स जो अपलोड हुई उसमें ये नोटिस किया कि स्टोरी, प्लॉट, कहानी सब बेहतरीन और फिनोमिनल, बिल्कुल हॉलीवुड के फिल्मों की तरह, या हमारे यहाँ कोई जो तिलिस्मी अय्यारी पर जो कॉमिक्स बनते हैं, स्टोरी बनते हैं, जिसको पढ़ करके थोड़ा इंटरेस्ट होता है। सीधी सादी बोगस स्टोरी वैसे कुछ सालों से पब्लिश हो रही है। तो हमारे यहाँ कई तरह के पाठक वर्ग है, कई तरह के लोग हैं जो अलग तरह की स्टोरीज़ को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। इसके विलेन भी सोच समझ करके डिजाइन किए हुए हैं। इनका आर्टवर्क, फ्रेमवर्क ये भी बड़ा ज़बरदस्त लगता था। आजकल के लिए विलेंस को पता ही नहीं चलता कि उसका नाक कहाँ है, मुंह कहाँ है। आर्टवर्क का पता चलता नहीं है। कलर कॉम्बिनेशन, डायलॉग संयोजन सब बिल्कुल बिना मैच होते हैं। अभी जो सर्वकाल सीरीज आया है, जो अभी जो नई नई कॉमिक्स आ रही है, उसमें कई सारे कैरेक्टर्स को जानबूझ करके अजीबोगरीब सेट दे दिया गया है उसमें, जो बिना अनावश्यक लगते हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी कृपा के बदौलत चैनल काफ़ी अच्छा स्पीड से चल रहा है। थोड़ा इसको शेयर करते हैं, व्यू दिया करिए दोस्तों। थोड़ा सा आप देखेंगे तो चैनल मेरा बूस्ट करेगा। 5-10 मिनट, 15 मिनट, जितना आप चला सकते हैं उसको ज़रूर चलाइएगा। जितना ज़्यादा देर तक आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा चैनल मेरा बूस्ट करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। ये दिखा रहा है, बिल्कुल लास्ट का बिल्कुल सीन है। भेरू ये तलवार को प्राप्त कर लेता है
पंपापुर की राजकुमारी शैल, दुर्दांत। अंत में दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप कॉमिक्स खरीदें, उसका PDF फाइल ना पढ़े या फिर पढ़ सकते हैं जैसी आपकी सुविधा, लेकिन कॉमिक्स इंडस्ट्री बचाइए, रीजनरेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।